क्या हो गया, बस 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चे आ रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक, ओके ओके। अच्छा भाई बच्चों, स्क्रीन क्लियर है, आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सेट है, सब सही है। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग जिस जिसने करनी है हैंड रेस करो, मैं रिकॉर्डिंग राइट्स दे दूँ। जिस जिसने रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्डिंग राइट्स ले लो भाई मुझसे। अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया हाशिम। और किसी को भी अगर रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग राइट्स चाहिए। निम्रा, तुम्हें तो पहले ही अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, और किसी को रिकॉर्डिंग राइट्स चाहिए, हैंड रेस करो, मैं रिकॉर्डिंग राइट्स दे दूँ और फिर हम अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम हमने जो है वो अभी जो चीज़ डिस्कस करी ना, वो बड़ी ब्रीफली ऑर्डिनरी एनविटी को डिस्कस करा। सही है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट जिसको आज हम हिट कर लेते हैं, वो है हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहलाता है स्पॉट। स्पॉट, ठीक है ना। अच्छा, स्पॉट क्या है? स्पॉट का कॉन्सेप्ट है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्पॉट का कॉन्सेप्ट है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। और ये भी अगेन थोड़ा सा एक ट्रिकी या एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका अच्छा है क्या, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। आई रिपीट, स्पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करने का तरीका। अब इस तरीके से ज़रा मैं एक एग्ज़ाम्पल बनाता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल बनाकर मैं इसको समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल से इसको समझाता हूँ। आवाज़ आ रही है ना सबको भाई? अच्छा, आवाज़ मसला कर रही है, 1 मिनट रुको, मैं इंटरनेट चेंज करूँ। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं इंटरनेट चेंज करूँ, रुको 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 रुको, 1 मिनट 1 मिनट। अब सही हो गई है या इंटरनेट चेंज करने की ज़रूरत है? अब सही है? स्क्रीन इज ऑल्सो स्टक। अब सब सेट है? सब सही है ना? अब चलो, अगर हो वापस से मसला हो बताना, फिर मैं इंटरनेट चेंज करूँगा। अच्छा, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट से एक बंदा है, एक बंदे के पास आज उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, एक बंदे के अकाउंट में आज 5 लाख रुपए हैं। ये इसके अपने पैसे हैं, ये इसकी अपनी बिलोंगिंग है, या इसके अपने पैसे हैं। या नंबर 1, या नंबर 2, या नंबर 3, या नंबर 4, या नंबर 5। ठीक है, एक बंदा है उसके अकाउंट में आज 5 लाख रुपए हैं। एक बंदा है उसके बैंक अकाउंट में आज 5 लाख रुपए हैं। ये इसके अपने पैसे हैं, ये इसके अपने अकाउंट में डिपॉजिट हुए हुए पैसे हैं, ये इसके अपने पैसे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको 7 लाख रुपए की ज़रूरत होगी या नंबर 3 पर 7 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, 7 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। या नंबर 3 पर क्या होगा? या नंबर 3 पर इसको 7 लाख रुपए की ज़रूरत होगी।
ईयर नंबर 3 पर क्या होगा, ईयर नंबर 3 पर इसको 7 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, इसको चाहिए होंगे। ईयर नंबर 3 पर इसको 7 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, ईयर नंबर 3 पर इसको 7 लाख रुपए चाहिए होंगे। और ईयर नंबर 5 पर इसको 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। ईयर नंबर 5 पर इसको 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। ईयर नंबर 5 पर इसको 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। मैं अपना सवाल फिर से बताता हूँ। एक बंदा है, उसके अकाउंट में आज 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और इसको 7 लाख रुपए की ईयर नंबर 3 पर ज़रूरत होगी, यानी कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट है और ये भी रिक्वायर्ड अमाउंट है। ठीक है। इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10%। इस बंदे के बैंक अकाउंट में आज 5 लाख रुपए है, ये कुछ पैसे ईयर नंबर 2 पर बैंक में जमा करेगा, यानी कि डिपॉजिट करेगा। आपको ये बताना है ईयर 2 पर ये अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट करे कि इसकी जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात पूरी हो जाए। मैं वापस से एक बार सिनेरियो समझाता हूँ। हम स्पॉट डिस्कस करें, स्पॉट का फुल फॉर्म है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और हम स्पॉट डिस्कस करें, स्पॉट का फुल फॉर्म है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है। मैंने एक एग्जांपल बनाई है, यह नंबर 0 पर 5 लाख रुपए एक बंदे के बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये नंबर 2 पर कुछ पैसे मज़ीद बैंक में जमा करेगा, ये नंबर 2 पर मज़ीद कुछ पैसे बैंक में जमा करेगा। ईयर 3 और ईयर 5 पर इसको 7 लाख और 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। कॉपी करो इस डायग्राम को, कॉपी करो इस डायग्राम को। फहद वो लाइव जा रहा है, लाइव बंद कर दो, लाइव बंद कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, ओके नहीं ओके मैंने वो ओके बंद ओके कर दिया ओके है। ओके ओके मैंने ओके ओके। सही है भाई, कॉपी करा। अब आपको ये बताना है, कि यह नंबर 2 पर, आपको ये बताना है कि यह नंबर 2 पर, ये बंदा अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा करे। आपको ये बात बतानी है। आपको ये बताना है कि यह नंबर 2 पर ये बंदा बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा करे। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप स्पॉट की मदद लेते हो या सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की मदद लेते हो। ये सॉल्व करने का तरीका और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम या स्पॉट जो है वो सवाल को सॉल्व करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, इससे आपका सवाल सॉल्व होता है। अच्छा, इसमें करते क्या हो, इस पर आप कोई भी अपनी मर्जी से एक ईयर सेलेक्ट करते हो सवाल सॉल्व करने के लिए, और सारे रिक्वायर्ड और सारे डिपॉजिटेड अमाउंट्स उस दिन लेकर आते हो और आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। कैसे, तुम लोग मुझे खुद बताओ, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, इसमें से कोई भी एक साल बताओ। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में से कोई भी रैंडमली एक साल सेलेक्ट करो, कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बताओ, कोई भी ईयर बताओ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, चलो ईयर नंबर 2, चलो ईयर नंबर 2। ठीक है ना। मैंने ईयर नंबर 2 को बना लिया अपना स्पॉट। इसका मतलब ये है कि मैं सवाल सॉल्व करने के लिए, मैं सवाल सॉल्व करने के मकसद के लिए सारी अमाउंट्स को ईयर नंबर 2 पर लेकर आऊँगा, मेरा सवाल हल हो जाएगा। कैसे, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और मैंने ये नंबर 2 को स्पॉट सेलेक्ट किया है। अच्छा, मैं मुख्तलिफ स्पॉट सेलेक्ट कर कर इसी सवाल को सॉल्व करूँगा। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं और मैंने ये नंबर 2 को स्पॉट सेलेक्ट किया। तो मैं सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स को ईयर 2 पे लेकर आऊँगा, ये ईयर 3 वाले 7 लाख ईयर 2 पर आएंगे, ये ईयर नंबर 5 वाले 2 लाख रुपए भी ईयर नंबर 2 पर आएंगे। 7 लाख को ईयर 3 से 7 लाख को ईयर 3 से ईयर 2 पर लेकर आने का मतलब ये है कि एक साल पीछे लेकर आना है। अच्छा, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला हमें मालूम है, P इज़ इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n।
तो 7 लाख रुपए को अगर ईयर 3 से ईयर 2 पर यानी कि 1 साल पीछे लेकर आना है तो मैं लिखूंगा 7 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। सर ऐसा क्यों करेंगे, पावर 1 क्यों? पावर 1 इसलिए क्योंकि 3 से 2 पर आना है। अगर 1 साल पीछे आना है पावर 1, अगर 2 साल पीछे आना है पावर 2, अगर 3 साल पीछे आना है 3 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है पावर 3। तो ईयर 3 वाले 7 लाख को मुझे ईयर 3 से ईयर 2 पे लेकर आना है, यानी कि ईयर 3 वाली अमाउंट को मुझे ईयर 2 पे लेकर आना है, यानी कि मुझे ईयर 3 वाली अमाउंट को 1 साल पीछे लेकर आना है। तो मैं 1 साल की डिस्काउंटिंग करूंगा, तो मैं 7 लाख को 1 प्लस 10% पावर 1 से डिवाइड करूंगा। इसके बाद जो अमाउंट ईयर नंबर 5 पर है, 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 वो ईयर नंबर 5 वाली अमाउंट जो है वो ईयर नंबर 2 पर आएगी। 5 वाली अमाउंट 2 पर आएगी, यानी कि कितने साल पीछे लेकर आना है? 5 से 4 एक साल, 4 से 3 एक और साल, 3 से 2 एक और साल, यानी कि 3 साल पीछे लेकर आना है। 3 साल पीछे लेकर आना है तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%। सर ऐसा कर क्यों रहे हो? ऐसा सवाल सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। सर कर क्या रहे हो? कर ये रहे हैं कि हम सब ने एग्री किया कि हम ईयर नंबर 2 को स्पॉट बनाएंगे, तो हम सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स को सारी डिपॉजिटेड अमाउंट से इक्वेट करेंगे, ईयर नंबर 2 पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर निकालने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। हमें ईयर नंबर 3 पर 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी, उसको भी हम ईयर 2 पे ले आए। हमें ईयर नंबर 5 पर 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, उसको भी हम ईयर नंबर 2 पे ले आए। ये हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स है, इसको इक्वेट करेंगे। डिपॉजिटेड अमाउंट्स थे, डिपॉजिटेड अमाउंट्स कौन कौन सी हैं? एक 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे ईयर 0 पर, ईयर 0 को ईयर नंबर 2 पे लेकर आना है, यानी कि 2 साल आगे लेकर जाना है। और कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन। तो ये बन जाएगा आपका 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। ठीक है। और जो डिपॉजिट आपने ईयर नंबर 2 पर करना है, जो डिपॉजिट आपने ईयर 2 पर करना है, जो आपको ढूंढना था ना, उसको आगे लेकर जाना है ना उसको पीछे लेकर जाना है, क्योंकि ईयर नंबर 2 ही तो मेरा स्पॉट है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूं ही एक्स लिख लिया। ठीक है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम या स्पॉट सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। इस तरीके में हम करते ये हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई स्पॉट सेलेक्ट करते हैं। हमने पहले वाले केस में ईयर नंबर 2 को स्पॉट सेलेक्ट किया और सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स को ईयर नंबर 2 पर लेकर आकर और इक्वेट करेंगे। ईयर 3 पर 7 लाख रुपए चाहिए थे, उसको ईयर 2 पे लेकर आना, यानी कि 1 साल डिस्काउंट करना। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन है, तो 7 लाख को 1 प्लस 10% पावर 1 से डिवाइड किया। 5वें साल पर 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 5वें साल के 2 लाख रुपए को दूसरे साल लेकर आना है, यानी कि 3 साल पीछे लेकर आना है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 किया। इसके अलावा हमारे पास 5 लाख रुपए ईयर नंबर 0 पर थे, वो 5 लाख रुपए जो ईयर नंबर 0 पर थे उसको 0 से 2 पर लेकर आया, तो मैं 2 साल आगे लेकर जाऊंगा, 2 साल आगे लेकर जाऊंगा तो 1 प्लस 10% पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 लाख को, क्योंकि मैं फॉरवर्ड लेकर जा रहा हूँ, मैं कंपाउंडिंग करूंगा एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर एन से। और एक्स जो है उसको एज इट इज ही लिखूंगा, क्योंकि उसको ना आगे लेकर जाना है ना पीछे लेकर जाना है, वो ईयर नंबर 2 पर ही है और ईयर नंबर 2 ही मैंने अपना स्पॉट बनाया है। अब इस सवाल को अगर सॉल्व करता हूँ तो 7 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3, और इसमें से माइनस हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है बताओ? x की वैल्यू आती है 181626.5 है, तो 27। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको तीसरे साल के आखिर में 7 लाख रुपए और 5वें साल के आखिर में 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, और आज अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हुए हुए हैं और आप बाकी पैसे दूसरे साल के आखिर में जमा करवाओगे, तो दूसरे साल के आखिर में अगर आप 181627 जमा करवा दोगे तो आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। आई रिपीट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपको तीसरे साल के आखिर में 7 लाख रुपए की ज़रूरत है और 5वें साल के आखिर में 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, और आपके बैंक अकाउंट में आज 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मज़ीद पैसे आप दूसरे साल के आखिर में जमा करवाओगे,
तो दूसरे साल के आखिर में अगर आप 181627 रुपीज़ जमा करवा लोगे तो आपकी ये ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। सर इसको ज़रा प्रूफ करें, और सर ये भी बताएं कि कोई और स्पॉट बनाते तो भी सवाल का आंसर सेम आता। हाँ सेम आता, उसको भी चेक करेंगे। पहले इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो यह नंबर ज़ीरो पर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है? यह नंबर ज़ीरो पर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है? यह नंबर ज़ीरो पर बैंक अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख। 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो ईयर ज़ीरो से ईयर नंबर 1 तक का बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। यस, कितना देगा? 5 लाख का 10%। 5 लाख का 10% कितना बनता है? 50,000। तो ईयर नंबर 1 के आखिरी दिन, ईयर नंबर 1 के आखिर में, ईयर नंबर 1 के आखिर में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 5,50,000 रुपये। ईयर नंबर 1 के आखिर में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 5,50,000 रुपये। ईयर ज़ीरो पर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। ईयर ज़ीरो से ईयर नंबर 1 तक का 50,000 रुपये का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, ईयर नंबर 1 पे 5,50,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया। फिर ईयर 1 से लेकर ईयर नंबर 2 भी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि ये 5,50,000 रुपये ईयर नंबर 1 पर आपने इस्तेमाल नहीं किए, बैंक में ही पड़े हुए, ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, ना कुछ अमाउंट विदड्रॉ किया, कुछ भी नहीं किया। तो ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 2 का 5,50,000 का 10% कितना इंटरेस्ट बनेगा? 5,50,000 का अगर हम 10% इंटरेस्ट लेते हैं तो 55,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। 55,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। तो अगर 55,000 रुपये का इंटरेस्ट ईयर 1 से ईयर 2 के बीच का मिलेगा, अगर 55,000 रुपये का इंटरेस्ट ईयर 1 से ईयर नंबर 2 के बीच का मिलेगा, तो ईयर नंबर 2 पर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? ईयर नंबर 2 पर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 5,50,000 प्लस 55,000। 5,50,000 प्लस 55,000 कितना हो जाता है? 6,05,000। फिर आपके आंसर के हिसाब से, आपके आंसर के हिसाब से ईयर नंबर 2 पर आप बैंक में कितने पैसे जमा करोगे? आपके आंसर के हिसाब से आप ईयर नंबर 2 पर बैंक में 181627 रुपीज़ जमा करोगे। आपके आंसर के हिसाब से ईयर नंबर 2 पर आप बैंक में 181627 रुपीज़ जमा करोगे। तो ये टोटल पैसे 605,000 प्लस 181627, यानी कि ये टोटल पैसे 786,627 हो जाएंगे। 786,627 हो जाएंगे। फिर ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 ये पैसे बैंक में पड़े रहेंगे। ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 बैंक में ये पैसे पड़े रहेंगे। जब ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 तक बैंक में ये पैसे पड़े रहेंगे, जब ईयर नंबर 2 से लेकर ईयर नंबर 3 तक बैंक में ये पैसे पड़े रहेंगे, तो इस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 78663 होता है। 78663 होता है। और फिर ईयर नंबर 3 पर आप बैंक से, ईयर नंबर 3 पर आप बैंक से 7 लाख रुपए निकाल रहे हो, 7 लाख रुपए विदड्रॉ कर रहे हो, 7 लाख रुपए घर पर लेकर जा रहे हो। तो ईयर नंबर 3 का आखिरी बैलेंस आपका जो हो जाएगा बैंक का, वो होगा 786,627 प्लस 78663 माइनस 7 लाख रुपए, यानी कि बैलेंस हो जाएगा 165,290, 165,290। फिर ईयर नंबर 3 से ईयर नंबर 4 के बीच का इंटरेस्ट मिलेगा। ईयर नंबर 3 से ईयर नंबर 4 के बीच का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 16529 बनता है। 16529 का इंटरेस्ट मिलेगा इस पर। 16529 का जब इंटरेस्ट मिलेगा तो ये 181819 हो जाएगा, 181819 हो जाएगा ईयर नंबर 4 पर। फिर ईयर नंबर 4 से ईयर नंबर 5 तक का इंटरेस्ट मिलेगा, अगेन 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,818.9 यानी कि 2 हो जाएगा तकरीबन। और फिर 2 लाख रुपए तुम ईयर नंबर 5 पर सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल रहे हो। सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम 2 लाख रुपए बैंक से निकाल रहे हो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम देखो तुम्हारा जो आखिरी आंसर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। 1 रुपया राउंडिंग ऑफ की वजह से सही नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि भाई वाकई में मैं अगर जो है वो 181627 रुपीज़ ईयर नंबर 2 पर जमा करता हूँ तो मेरी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। और यही इस सवाल में मुझे बताना था कि मुझे अपनी अगर 7 लाख और 2 लाख की ज़रूरियात पूरी करनी है तो उसके लिए मुझे दूसरे साल के आखिर में बैंक में कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे? 181627 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे। 605,000 पर बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा आफाक। देखो मैं वापस से बताता हूँ, पहले दिन बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था?
पहले दिन बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए का बैलेंस था। ईयर 0 से ईयर 1 का इंटरेस्ट 50,000 रुपये का। ईयर 0 से ईयर 1 का इंटरेस्ट 50,000 रुपये का। तो ईयर नंबर 1 पर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 550 हो गया। 550 तक की कहानी समझ में आ गई भाई सबको? ईयर नंबर 0 पर बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। ईयर नंबर 0 से ईयर नंबर 1 तक का इंटरेस्ट 50,000 रुपये का, 10% का इंटरेस्ट रेट है। और ईयर नंबर 1 के आखिर में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया 5,50,000 रुपये। फिर ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 2 भी ये पैसे बैंक में पड़े रहे। ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 2 भी ये पैसे बैंक में पड़े रहे, तो बैंक ने अगेन 10% इंटरेस्ट दिया। 5,50,000 का 10% 55,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया। 5,50,000 का 10% यानी कि 55,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया। तो ईयर 2 के एंड में आपके बैंक का बैलेंस हो गया 6,05,000। ईयर नंबर 2 के एंड में आपका बैंक का बैलेंस हो गया 6,05,000। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? 6,05,000 तक कोई मसला तो नहीं है किसी को? सही है। अच्छा, अब ईयर नंबर 2 के आखिर में आपके आंसर के हिसाब से आपने बैंक अकाउंट में 181627 रुपीज़ जमा भी करें। ईयर नंबर 2 के आखिर में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 6,05,000 था, लेकिन आपके आंसर के हिसाब से आपने 181627 रुपीज़ बैंक में मज़ीद जमा भी करे हैं। तो ईयर 2 के आखिर में आपका जो टोटल बैलेंस होगा वो 786,627 हो जाएगा। ईयर नंबर 2 के आखिर में आपके बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस जो है वो 786,627 हो जाएगा। इस 786,627 में 6,05,000 भी शामिल हैं। इस 786,627 पे 181627 भी शामिल हैं। फिर ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 का जो इंटरेस्ट मिल रहा है 78663 का, इसमें इस मुकम्मल पैसों पर मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल है। इसमें 6,05,000 भी हैं और इसमें जो आपने दूसरे साल के आखिर में आपने खुद जमा किए पैसे, वो पैसे भी शामिल हैं। ठीक है। फिर आपने तीसरे साल के आखिर में 7 लाख बैंक से निकाल लिए, जैसा कि लिखा हुआ है 7 लाख बैंक से निकाल लिए, तो ये वाले पैसे बच गए। फिर तीसरे से चौथे साल के बीच का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से मिला। तीसरे से चौथे साल के बीच का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से मिला। फिर आपके ये पैसे हो गए। फिर चौथे से पाँचवें साल के बीच का इंटरेस्ट मिला और फिर पाँचवें साल आपने 2 लाख रुपए मज़े से निकाल लिए। यानी कि आपका आंसर सही आया। अगर आपका आंसर सही नहीं आता तो ये अमाउंट ज़ीरो नहीं आ रहा होता है। एंड वाला अमाउंट ज़ीरो तभी आ रहा है ना जब आपने सही पैसे जमा करे हैं। क्लियर है सबको? तो लिख दो क्लियर सर। कोई कन्फ्यूजन है तो लिख दो कन्फ्यूजन सर। कोई सवाल है, सवाल पूछ लो। मैं स्पॉट को चेंज कर ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई और स्पॉट यूज़ करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। मैंने फ़िलहाल जो स्पॉट यूज़ किया है वो ईयर नंबर 2 को यूज़ किया है। मैंने फ़िलहाल जो स्पॉट यूज़ किया है वो ईयर नंबर 2 को यूज़ किया है। मैंने फ़िलहाल जो स्पॉट यूज़ किया है वो ईयर नंबर 2 को यूज़ किया है। ईयर नंबर 2 को ही स्पॉट यूज़ करूँ ये ज़रूरी नहीं है, हम स्पॉट चेंज भी कर सकते हैं। मुझे कोई और स्पॉट बताओ। चलो, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, कोई भी और स्पॉट बताओ। 4 कर लें? चलो 4 कर लेते हैं। कोई बच्चा बोलता है सर मैं ईयर नंबर 4 को स्पॉट लूँगा, रूल सेम अप्लाई होगा किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। आफाक, हमने पिछली एग्जाम्पल में अभी ईयर 2 को ही तो स्पॉट लिया था, सो रहे थे क्या? अगर ईयर नंबर 4 को स्पॉट लेता हूँ तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3 लाख रुपए, ये जो 7 लाख रुपए जो तीसरे साल है, अगर मैं चौथे साल को स्पॉट लेता हूँ तो इसको कितने साल आगे पीछे लेकर जाना पड़ेगा? एक साल आगे लेकर जाना पड़ेगा 7 लाख को, ईयर 3 से ईयर 4 पर। तो क्या लिखेंगे? 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। ऐसा क्यों किया सर? तीसरे से चौथे पे लेकर गया हूं मैं। या नंबर 4 को अब स्पॉट बना रहे तो 7 लाख को मैं चौथे साल ले गया। अच्छा, ये जो 2 लाख रुपए हैं जो पांचवें साल है, पांचवें से इसको अगर चौथे साल लेकर आना है तो कितने साल पीछे लेकर आना है? पांचवें से अगर इसको चौथे पे लेकर आना है कितने साल पीछे लेकर आना है? 1 साल। तो डिस्काउंटिंग होगी तो क्या होगा? डिस्काउंटिंग होगी तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख को किससे डिवाइड करूंगा? 2 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस 10% पावर 1।
हाँ हाँ आफाक, कोई भी स्पॉट बन सकते हैं, कोई भी स्पॉट बना सकते हैं। ठीक है भाई, यह नंबर 4 पर भी कोई अमाउंट नहीं है ना, यह नंबर 4 पर भी कोई अमाउंट नहीं है। रिक्वायर्ड अमाउंट्स में से एक तीसरे साल अमाउंट थी, उसको चौथे साल यानी कि एक साल आगे लेकर आया, और एक अमाउंट पांचवें साल थी 2 लाख की, उसको चौथे साल यानी कि एक साल पीछे लेकर आया, इज इक्वल्स टू डिपॉजिटेड अमाउंट्स। डिपॉजिटेड अमाउंट्स में एक 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए ये जीरो पर है। अब अगर मैं चौथा साल स्पॉट बना रहा हूँ तो इस 5 लाख को चौथे साल लेकर आने के लिए कितने साल आगे लेकर जाना है? 4 साल आगे लेकर जाना है। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 4। ठीक है ना, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 4 चौथे साल ले गया। और जो अमाउंट मैंने दूसरे साल जमा करी है वो मुझे अमाउंट नहीं पता, वो एक्स है, लेकिन अगर उसको दूसरे से चौथे साल आगे लेकर जाएंगे तो हम 2 साल आगे लेकर जाएंगे तो हम लिखेंगे 1 + 10% पावर 2, 1 + 10% पावर 2। करेक्ट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.1 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये आ जाता है आपका कितना, 951818, 951818 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पर कितना होगा, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 4 यानी कि 732050, 732050, और 1.1 की पावर 2 जो है वो बन जाता है आपका, लब हला करे 1.21x। अब देखो x क्या सेम आ रहा है, 951818 माइनस 732050 डिवाइडेड बाई 1.21, 181626, 181626 सेम आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्पॉट सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। इस सवाल में अगर मैं रिपीट करूं तो हो ये रहा था कि एक बंदे को तीसरे साल के आखिर में 7 लाख और दूसरे साल के आखिर में 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। ठीक है, उस बंदे के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए मौजूद थे। या नंबर 2 पर वो कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करी ये मुझे बताना था, ताकि उसकी 7 लाख और 2 लाख रुपए की ज़रूरियात पूरी हो जाएं। मैंने ईयर नंबर 2 को स्पॉट बनाया, आंसर 181627 आया। मैंने ईयर 4 को स्पॉट बनाया, आंसर 181626 आया। 1 रुपए का फ़र्क राउंडिंग ऑफ की वजह से आया। मैंने इस बात को एक चार्ट बनाकर प्रूव भी कर दिया कि देखो इसकी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो रही हैं। क्या इसमें कोई सवाल है? क्लियर है? हाँ बिल्कुल, अगर आंसर सही हुआ। चलो अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं, अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं, अगली एग्जाम्पल पर चलते हैं। यह नंबर 0, यह नंबर 1, यह नंबर 2, यह नंबर 3। टाइम पीरियड 200 रुपये, टाइम पीरियड 200 रुपये, टाइम पीरियड 200 रुपये। 10% का इंटरेस्ट रेट है। एक बंदा अपने बैंक अकाउंट में हर साल के आखिर में, एक बंदा अपने बैंक अकाउंट में हर साल के आखिर में बैंक में 200 रुपये जमा करता है। आपको ये बताना है कि तीसरे साल के आखिर में इसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। सर ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, इसलिए क्योंकि एक टाइम पीरियड है पहले, फिर एक आर है, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर एक आर है, फिर एक टाइम पीरियड है, और फिर एक आर है। और ऑर्डिनरी एन्युटी की कंडीशन ये होती है कि सारी वैल्यूज़ सेम हो, 200 200 200 सारी वैल्यूज़ सेम हैं।
और हर अमाउंट के बीच में सेम टाइम इंटरवल हो, वो भी सेम है, और हर साल के आखिर में पैसे हो। तो अगर आपको ये मालूम करना है कि तीसरे साल के आखिर में इस बंदे के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, तो उसके आपने 3 मेथड्स बताए थे, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। लेकिन सबसे आसान मेथड जो है वो मेथड नंबर 3 है, यानी कि ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, जो कि आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + i⁻n -1 अपॉन आई वाला मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 10%। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 662। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। सर दूसरा तरीका आपने ये सिखाया था, दूसरा तरीका ये सिखाया था कि ये जो पहले 200 रुपये हैं, ये जो पहले 200 रुपये हैं, इसको 2 साल आगे लेकर जाना है। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2। ये जो दूसरे साल के आखिर में 200 रुपये जमा करें, ये बैंक में 1 साल पड़े रहे हैं, तो इस पर 1 साल का बैंक इंटरेस्ट देगा। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 1। और ये जो तीसरे वाले 200 रुपये हैं, ये आपने जमा ही तीसरे साल के आखिर में करे हैं, तो इस पर तो बैंक इंटरेस्ट नहीं देगा। इससे भी आंसर 662 आ जाएगा। सर फिर आपने एक और तरीका सिखाया था, वो तरीका ये सिखाया था कि ईयर नंबर वन पर इस बंदे के बैंक अकाउंट में 200 रुपये हैं। ईयर 1 से ईयर नंबर 2 तक का बैंक इसको इंटरेस्ट देगा। 200 का 10% जो है वो 20 रुपये बनता है। ईयर नंबर 2 पर ये बंदा बैंक अकाउंट में 200 रुपये मजीद जमा कर रहा है, यानी कि ईयर नंबर 2 के आखिर में इसके बैंक अकाउंट में पैसे हो जाएंगे 420 रुपये। ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 के बीच इसको वापस से 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 42 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये नंबर 3 पर इस बंदे ने बैंक अकाउंट में 200 रुपये मजीद जमा करवाए हैं, यानी कि ईयर 3 के आखिर में इस बंदे के बैंक अकाउंट का बैलेंस 662 हो जाएगा। सर ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये ऑर्डिनरी एनवीटी के फॉर्मूले से भी हो सकता है, ये एक एक अमाउंट को आगे लेकर जाकर भी हो सकता है, और ये इस तरह की एक लॉजिकल बैंक अकाउंट की मूवमेंट बनाकर भी हो सकता है। और तीनों तरीके हमने डिस्कस करे हुए हैं। मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूँ, मैं आप लोगों के सामने ये सवाल रखता हूँ कि यह नंबर 0 पर एक बंदा जो है ना, वो पहले साल के आखिर में उसने बैंक अकाउंट में 200 रुपये जमा करवाए। दूसरे साल के आखिर में उस बंदे ने बैंक में 230 रुपये जमा करवाए। और तीसरे साल के आखिर में उस बंदे ने बैंक में 200 रुपये जमा करवाए। क्या ये इन इटसेल्फ अभी ऑर्डिनरी एनवीटी है? और नहीं है तो क्यों नहीं है ऑर्डिनरी एनवीटी? ये फिलहाल ऑर्डिनरी एनवीटी नहीं है। फिलहाल ऑर्डिनरी एनवीटी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्डिनरी एनवीटी की एक कंडीशन होती है एनवीटी की कि अमाउंट सेम हो। यहाँ पर एक अमाउंट 200 है, दूसरा अमाउंट 230 है, और तीसरा अमाउंट 200 है, यानी कि ये जो दूसरा वाला अमाउंट है ये सेम नहीं है। अच्छा, अगर सवाल इस केस में मुझसे ये पूछ ले कि 10% का इंटरेस्ट रेट है, और आप ये बताओ कि भाई इस बंदे के बैंक अकाउंट में तीसरे साल के आखिर में कितने पैसे हो जाएंगे। सवाल अगर आपसे ये पूछे कि 10% का इंटरेस्ट रेट है और इस बंदे के बैंक अकाउंट में तीसरे साल के आखिर में कितने पैसे हो जाएंगे, इस बंदे का डिपॉजिट कितना होगा, तो इसके भी कुछ मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, ईयर 0 पर इसके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ है। ईयर 0 से ईयर नंबर 1 तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सर क्यों मिलेगा? उसका बैंक अकाउंट ही खाली है। ईयर नंबर 1 पर इसने बैंक अकाउंट में 200 रुपये जमा करे। ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 2 के बीच का इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल 200 का 10%, यानी कि 20 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। ईयर नंबर 2 पर इसने बैंक अकाउंट में जमा करे, बिल्कुल 230 रुपये जमा करे, तो ईयर 2 के आखिर में इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया कितना? 450। फिर ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 के बीच का इंटरेस्ट 450 का 10%, यानी कि 45 का इंटरेस्ट, ठीक है ना। और इसने ईयर नंबर 3 पर बैंक में 200 रुपये जमा करे, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना हो गया? 695 हो गया।
ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो कि इसके तीसरे साल के आखिर में बैंक में कितने पैसे होंगे। ऐसी वर्किंग कर कर आप बता सकते हो कि इसके बैंक अकाउंट में तीसरे साल के आखिर में कितने पैसे होंगे। सर आप एक और काम कर सकते हो कि ये 200 रुपये इसने बैंक में 2 सालों के लिए जमा करें, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। ये 230 रुपये इसने बैंक में 1 साल के लिए जमा करे हैं, यानी कि 230 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। और ये 200 रुपये आखिरी वाले 200 रुपये तो उसने बिल्कुल ही एंड में जमा करे थे, उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लो, और इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 2 प्लस 230 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 प्लस 200, ये कितना बन जाएगा आपका 695। यहाँ तक क्लियर है बात? डन है, समझ में आ गया दोनों तरीके। अब क्या हम किसी तरह से इसको एडजस्ट कर कर, इसको चेंज कर कर, इसको मोल्ड कर कर फॉर्मूले से इस सवाल को करना चाहें? बस मेरी चाहत है, कुछ लोगों की कुछ चाहत होती है ना, मेरी चाहत है कि मैं इसको फॉर्मूले से करूं। कैसे करूंगा? कर सकता हूं। आर जो होता है वो हमेशा सेम होता है, आर जो होता है वो हमेशा सेम होता है, आर जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो अब मैं अपनी चाहत को कैसे पूरा करूं? मैं अपनी चाहत को ऐसे पूरा कर सकता हूं कि ईयर 0 पर इस बंदे ने कुछ भी पैसे जमा नहीं करे, या नंबर 1 पर इस बंदे ने बैंक में 200 रुपये जमा करे, ठीक है ना, यह नंबर 2 पर, यह नंबर 2 पर, यह नंबर 2 पर इस बंदे ने बैंक में, यह नंबर 2 पर इस बंदे ने बैंक में 230 रुपये जमा करे हैं, यह नंबर 2 पर इस बंदे ने बैंक में 230 रुपये जमा करे हैं, यह नंबर 2 पर इस बंदे ने बैंक में 230 रुपये जमा करे हैं। मैं बोलूँ नहीं तुमने 230 रुपये जमा नहीं करे, मैं उसको मना कर दूं, मैं बोलूँ नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 230 रुपये जमा नहीं करे, तुमने 200 और अलग से 30 रुपये जमा करें, ठीक है। और ये नंबर 3 पर तुमने 200 रुपये जमा करें, ठीक है। आई रिपीट, जो ये नंबर 2 वाले 230 रुपये हैं, जो ये नंबर 2 वाले 230 रुपये हैं, उसको मैं बोलूं कि तुमने 230 नहीं बल्कि तुमने 200 और 30 रुपये जमा करें, 30 रुपये अलग जमा करें, 200 रुपये अलग जमा करें। और अब मैं अपने पास फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे मैं करूँगा? ये कि 200 रुपये की एक ऑर्डिनरी एन्युटी बन गई, 200 रुपये की एक ऑर्डिनरी एन्युटी बन गई, और 30 रुपये वाला अमाउंट अलग है, और 30 रुपये वाला अमाउंट जो है वो अलग है। तो मैं क्या करूँ? आर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ये मैंने क्या किया, ये इससे क्या होगा, इससे ये जो तीनों 200 200 200 200 200 रुपये हैं, ये तीनों 200 200 रुपये ये नंबर 3 पर आ जाएंगे। बच क्या गया? ये जो 30 रुपये थे, इसको अलहदा से 3 पर लेकर आ जाऊं। कैसे? 30, 2 से 3 पे लेकर आना है, 1 साल आगे लेकर जाना है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। तुम इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो भी तुम्हारा आंसर 695 ही आएगा। कैलकुलेट कर कर देख सकते हो। सही है भाई, कोई मसला है यहाँ तक तो बताओ। तो आप एनवीटी को बनाने के लिए अगर आपके पास 200 230 और 200 लिखा हुआ हो, अगर आपके पास 200 230 और 200 लिखा हुआ हो तो उसको ब्रेक कर कर 230 को आप ब्रेक कर सकते हो। आप 200 200 200 लिख सकते हो, आप 200 200 200 लिख सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन फिर वो जो 30 रुपये अलग से थे उसको अलग से फिर आगे लेकर जाना पड़ेगा, उन 30 रुपये को अलग से आगे लेकर जाना पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़े।
अच्छा जी, अब एक और कंडीशन करते हैं, या नंबर 0 या नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3, यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये, और मुझे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि पहले 100 रुपये को 1 साल पीछे ले आऊँ, दूसरे 100 रुपये को 2 साल पीछे ले आऊँ, तीसरे 100 रुपये को 3 साल पीछे ले आऊँ। पहले 100 रुपये को 1 साल पीछे लेकर आने का मतलब ये है कि 10% का अगर रेट है, 10% का अगर रेट है, 10% का अगर रेट है, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%। दूसरे 100 रुपये 2 साल पीछे आएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2। तीसरे 100 रुपये 3 साल पीछे आएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 3। कितना बनेगा? $248.68। ठीक है। दूसरी बात, टाइम पीरियड और टाइम पीरियड और टाइम पीरियड और, तो मैं इधर ऑर्डिनरी एनवीटी बन रही है, तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला P is equals to R multiplied by 1 minus 1 plus I पावर माइनस n अपॉन I, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। और इस फॉर्मूले के हिसाब से R जो है वो 100 है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10%। ठीक है ना? तो इससे क्या आंसर बनेगा? $248.68। अब भाई ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं तो होता ये है कि टाइम पीरियड है, फिर एक वैल्यू है आर, फिर टाइम पीरियड है, फिर एक वैल्यू है आर, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर एक वैल्यू है आर। जब हम ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो एक ही झटके में एक ही साथ ये तीनों चीज़ें या नंबर 0 पर पहुंच जाती हैं। यही पढ़ा है हमने अभी। ठीक है। अच्छा, मैं इस सवाल को ज़रा चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है, यह नंबर 4 है। यहाँ पर 100 रुपये हैं, यहाँ पर 100 रुपये हैं, यहाँ पर 100 रुपये हैं। मुझे इसकी ईयर 0 की वैल्यू निकालनी है, 10% का इंटरेस्ट रेट है। देखो यह नंबर 1 पर कुछ भी नहीं है, हाँ, यह नंबर 1 पर कुछ भी नहीं है, यह नंबर 1 पर कुछ भी नहीं है, यह 2 पर 100 रुपये हैं, यह 3 पर 100 रुपये हैं, यह 4 पर 100 रुपये हैं, और मुझे इन सबको 0 पे लेकर आना है। एक तरीका तो यह है कि ईयर 2 वाले पैसे अगर 0 पे लेकर आने हैं तो 2 साल पीछे लेकर आना है, यानी कि आप उसको 1 प्लस 10% पावर 2 से डिवाइड करो। यह नंबर 3 वाले 100 रुपये जो है वो यह नंबर 0 पे लेकर आने हैं, यानी कि आप उसको 100 को डिवाइड कर दो 1 प्लस 10% पावर 3 से। और यह नंबर 4 वाले जो 100 रुपये हैं, यह नंबर 4 वाले जो 100 रुपये हैं, उसके लिए आप उसको डिवाइड कर दो 1 प्लस 10% पावर 4 से। ठीक कह रहा हूँ? यह नंबर 2 वाले जो 100 रुपये हैं उसको 2 साल पीछे लेकर आने के लिए 1 प्लस 10% पावर 2, 2 सालों की डिस्काउंटिंग। यह नंबर 3 वाले 100 रुपये 3 सालों की डिस्काउंटिंग, और यह नंबर 4 वाले जो 100 रुपये हैं उसकी 4 सालों की डिस्काउंटिंग। ये बात पल्ले पड़ती है, ये बात दिमाग में खोपड़े में जाती है। क्या आंसर आता है? $226.07। ठीक है।
क्या मैं यही सवाल ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं यही सवाल ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं यही सवाल ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ या नहीं? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे नहीं? ज़रा सोचो, यहाँ तक कॉपी करो और ज़रा सोचो कि अगर मुझे ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना हो तो उससे क्या ये सवाल सॉल्व हो जाएगा? अच्छा जी, अब दो ऑप्शंस हैं। देखो दो ऑप्शंस हैं इसको जीरो पे लेकर आने के लिए, जरा गौर से सुनना। इस सवाल पर फोकस करते हैं ना। है क्या सिचुएशन, क्या है? या नंबर 2 पर 100 रुपए, या नंबर 3 पर 100 रुपए, या नंबर 4 पर 100 रुपए, और इनको मुझे जीरो पे लेकर आना है। अगर ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई पावर -n डिवाइडेड बाई आई, मैं ऐसा क्यों नहीं कर दूं कि मैं पावर 4 डाल दूं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर दूं कि मैं पावर 4 डाल दूं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर दूं कि मैं जो है वो यहाँ पर n की जगह पावर 4 डाल दूं? तो हो नहीं जाएगा सॉल्व? चेक करो ज़रा। ऐसा करने से, पावर 4 डालने से आंसर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अहमद कह रहा है आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा माना? क्या आंसर आता है? अहमद आ रहा है आंसर क्या? नहीं आएगा? आ क्या रहा है आंसर? इससे आंसर आ रहा है 316.98। इससे आंसर आ रहा है 316.98। अब सुनो ज़रा, क्यों नहीं आ रहा? सर 4 साल तो है यार, डाल दो आप, क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा मेरे भाई। देखो, ये जो आप पावर लिखते हो ना, ये जो आप पावर अगर 4 लिख रहे हो ना, आप पहले कितनी लिख रहे थे पावर? आप पहले लिख रहे थे 3 लिख रहे थे पावर। पहले 3 लिख रहे थे पावर। 3 क्यों लिख रहे थे? 3 इसलिए लिख रहे थे क्योंकि एक बार 100 रुपये, दूसरी बार 100 रुपये, तीसरी बार 100 रुपये, 3 बार 100 रुपये थे। कितनी बार 100 रुपये थे? 3 बार। टाइम पीरियड था, फिर एक बार 100 रुपये थे। टाइम पीरियड था, फिर दूसरी बार 100 रुपये थे। टाइम पीरियड था, फिर तीसरी बार 100 रुपये थे। यहाँ पर अगर आप पावर 4 डाल देते हो तो ये देखो, ये नंबर 1 खाली है, खोखला है। यहाँ पर आप पावर 4 डालते हो, उसका मतलब ये होता है, यहाँ पर पावर 4 डालने का मतलब ये होता है, यहाँ पर पावर 4 डालने का मतलब ये होता है, यहाँ पर पावर 4 डालने का मतलब ये होता है कि ईयर 1 पर भी 100 रुपये थे, ईयर 2 पर भी 100 रुपये थे, ईयर 3 पर भी 100 रुपये थे, ईयर 4 पर भी 100 रुपये थे। टाइम पीरियड और पहला, टाइम पीरियड और दूसरा, टाइम पीरियड और तीसरा, टाइम पीरियड और चौथा। पावर 4 डालने का मतलब ये हो जाता है कि यह नंबर 1 पर भी 100 रुपये मौजूद थे। और तुम इसको प्रूफ भी कर सकते हो। 316.98 कब बनेगा? 316.98 इस तरह बन जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10%। ईयर 1 वाले 100 रुपये जीरो पे लेकर आओ। 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2। दूसरे साल वाले 100 रुपये जीरो पे लेकर आओ। 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3। तीसरे वाले 100 रुपये ईयर नंबर जीरो पे लेकर आओ। और 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 4, चौथे वाले 100 रुपये भी ईयर जीरो पर लेकर आओ। ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते, या ऐसा सवाल होता, ऐसा सवाल होता तो हम पावर 4 डालते, ऐसा सवाल होता तो हम पावर 4 डालते। लेकिन सवाल ऐसा नहीं है। सवाल में यह नंबर 1 पर कोई अमाउंट है ही नहीं। सवाल में यह नंबर 1 पर कोई अमाउंट है ही नहीं। ये 316.98 जो है, ये तब होता जब यह नंबर 1 पर 100 रुपये होते, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू,
ईयर 2 वाले 100 रुपये उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ईयर नंबर 3 वाले 100 रुपये उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ईयर नंबर 4 वाले 100 रुपये उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये तब होता। तो 316.98 इससे मैच क्यों नहीं हो रहा? क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है? क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है? बताओ क्या चीज़ इसमें ज़्यादा है? इन दोनों को कंपेयर करो, क्या चीज़ ज़्यादा है? किस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है? 316.98 जो है इसमें ईयर नंबर 1 वाले जो 100 रुपये जो कि हैं ही नहीं। ओरिजिनल केस में हमारे सवाल में ईयर नंबर 1 पर तो 100 रुपये है ही नहीं। हम जब पावर 4 डालते हैं तो ये तो एज्यूम कर लेता है कि ईयर नंबर 1 पर भी 100 रुपये थे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी इसमें शामिल हो जाती है। तो हम करें क्या? एक तरीका ये है कि आप पहले तो पावर 4 डालो। पावर 4 से जो आंसर आता है 316.98 आता है। इसमें बिला फजूल के ये नंबर 1 के 100 रुपये की भी प्रेजेंट वैल्यू शामिल है, वो कैलकुलेट कर इसमें से हटा दो। तुम 226.07 पर आ जाओगे। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 में क्या करो? मेथड नंबर 1 में पहले तो आप पावर डाल दो 4। मेथड नंबर 1 में पहले तो आप पावर डाल दो 4। मेथड नंबर 1 में पहले तो आप डाल दो पावर 4। पावर 4 डाल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो है वो एज्यूम कर लिया कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 चारों पर 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये प्रेजेंट हैं। उसके बाद आप क्या करो? ईयर नंबर 1 वाले 100 रुपये तो थे ही नहीं, तो उसको कैलकुलेट कर और हटा दो, जो कि 226.07 बनता है। एग्री? जो एक्स्ट्रा की चीज़ थी ना इसमें से, वो हटा दो। समझ में आया भाई? काइंडली सारे लोग मुझे कंफर्म कर दो कि समझ में आ रहा है या नहीं। काइंडली मुझे सारे लोग कंफर्म कर दो कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वर्कशॉप नहीं है बल्कि ये रेगुलर कोर्स है। अच्छा जी, दूसरा तरीका ज़रा गौर से वापस से सुनना। हमारा ओरिजिनल सवाल था ईयर 0, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4। ईयर 1 पर कुछ नहीं था, 2 पर 100 रुपये, 3 पर 100 रुपये, 4 पर 100 रुपये। दूसरा मेथड ये है कि आप जो है ना, आप क्या करो? आप जो है ना वो देखो, ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी का एक जनरल डायग्राम बनाता हूँ। टाइम पीरियड होता है 0 से 1, 1 पर आर होता है। 1 से 2 टाइम पीरियड होता है, 2 पर आर होता है। 2 से 3 एक टाइम पीरियड होता है, 3 पर आर होता है। और जब आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हो तो आप 0 पर आ जाते हो। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। 0 से 1 एक टाइम पीरियड होता है, 1 पर आर होता है। 1 से 2 एक टाइम पीरियड होता है, 2 पर आर होता है। 2 से 3 एक टाइम पीरियड होता है, 3 पर आर होता है। और जब आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आप 0 पर सारी अमाउंट्स को ले आते हो। ये डायग्राम जो है ना, ये इसी तरह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। यानी कि मैं पावर 3 डालूँ, टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर। मैं अगर इस फॉर्मूले में ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में ऐसा करूँगा ना, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%। मैं अगर ऐसा करूँगा, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -3 अपॉन 10%, तो होगा ये कि ये टाइम पीरियड है, ये आर है, ये टाइम पीरियड है, ये आर है, ये टाइम पीरियड है, ये आर है। ये सारी वैल्यूज़ ईयर 0 नहीं बल्कि ईयर 1 पर आ जाएंगी। देखो, अगर आर 1 2 3 पर होता है तो पी 0 पर होता है। आई रिपीट, अगर आर 1 2 3 पर होता है और पावर 3 डालते हो ना तो पी 0 वाली वैल्यू आती है। लेकिन अगर आर आपके पास जो है ना वो 2 3 4 पर हो और आप प्रेजेंट वैल्यू वाली वैल्यू डालो तो आप 1 पर आओगे। अगर आर आपके पास 2 3 4 पर हो और आप प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करो तो आप 1 पर आओगे। तो पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। इससे आंसर क्या आता है?
248.68। और ये आप कहाँ पर पहुंचे हो? ये आप पहुंचे हो 1 पर। अगर आपको ज़ीरो पर पहुंचना है, अगर आपको ज़ीरो पर पहुंचना है यानी कि मज़ीद एक साल पीछे पहुंचना है, अगर आपको ज़ीरो पर पहुंचना है यानी कि मज़ीद एक साल पीछे पहुंचना है, तो आप 248.68 को डिवाइड कर दो 1 + 10% से, तो आपका आंसर 226.07 आ जाएगा। इन दोनों में से किसी भी तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? हाँ भाई सही है, क्लियर है, कोई मसला? चलो अब और एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल्स करते हैं। लेट से मिस्टर एक बंदा है, उसको यह नंबर 1 पर, यह नंबर 2 पर और यह नंबर 3 पर 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये की ज़रूरत होगी। ईयर ज़ीरो पर ये बैंक में कितने पैसे जमा करे, ईयर ज़ीरो पर ये बैंक में कितने पैसे जमा करे ताकि इसकी ये ज़रूरियात पूरी हो जाएं? 10% का इंटरेस्ट रेट है। आई रिपीट, एक बंदा है, उसको पहले साल के आखिर में 100 रुपये की ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड अमाउंट। दूसरे साल के आखिर में 100 रुपये की ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड अमाउंट। तीसरे साल के आखिर में 100 रुपये की ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड अमाउंट। ये बंदा यह नंबर ज़ीरो पर कितने पैसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे ताकि इसकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं? कौन सा रूल अप्लाई होगा? स्पॉट अप्लाई होगा, है ना? किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। चलो 5 मिनट रुक जाते हैं, कैलकुलेट करो, इतनी देर कैलकुलेट करो। अच्छा जी, क्या स्पॉट बनाया? अगर मैं ये नंबर ज़ीरो को स्पॉट बनाता हूँ, रिक्वायर्ड अमाउंट्स इज इक्वल्स टू डिपॉजिटेड अमाउंट्स, तो रिक्वायर्ड अमाउंट्स कैसे आ सकती हैं ज़ीरो पर?
सर आप इंडिविजुअली नहीं लेकर आओ, टाइम पीरियड है, आर है, टाइम पीरियड है, आर है, टाइम पीरियड है, आर है। आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10% इज इक्वल्स टू एक्स। तो x जो आ रहा है वो आ रहा है 248.68। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, यहाँ पर तो ना सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से भी हो जाता, कोई मसला नहीं था। चलो ऐसे ही मैं दो सवाल तुम लोगों को आज जो है वो प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। ये हैंड आउट वैसे तो हमें पूरा सॉल्व करना है। देखते हैं कि क्या बनता है जो अभी तक पढ़ा। ठीक है, ये पूरा हैंड आउट हमें सॉल्व इंशाल्लाह करना होगा। क्वेश्चन 37 लिखता है, मिस्टर जवाद इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 10,000 इन 3 डिफरेंट अकाउंट्स। The accounts paid simple interest at an annual rate of 8%, 9%, and 7.5% respectively. Total interest earned for the year was 845. The amount in the 9% account was twice the amount invested in the 7.5% account. How much did Mr. Jawad invest in each account? करो ज़रा पहला सवाल। मैं करूँ सॉल्व?
देखो सॉल्व कुछ इस तरह से होगा। मिस्टर जवाद इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज़ in three different accounts. The account pays simple interest at an annual rate of 8%, 9% and 7.5% respectively. तीन जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एक जगह से 8% का इंटरेस्ट आता है, एक जगह से 9% का इंटरेस्ट आता है, एक जगह से 7.5% का इंटरेस्ट आता है। टोटल इंटरेस्ट अर्न फॉर द ईयर वॉज 845। तीनों जगह से मिल मिलाकर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 845 मिलता है। द अमाउंट इन द 9% अकाउंट वॉज ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी 7.5% अकाउंट। एज्यूम कर लो कि 7.5% वाली जगह पर इसने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, तो 9% वाली जगह पर कितने पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे? 9% वाली जगह पर इन्वेस्ट हुए होंगे 2x, ट्वाइस ना। अगर 7.5% वाली जगह पर एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट हुए हैं तो 9% वाली जगह पर 2x यानी कि ट्वाइस पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे। अच्छा, टोटल पैसे 10,000 रुपये थे, टोटल पैसे 10,000 रुपये थे, टोटल पैसे 10,000 रुपये थे। 10,000 रुपये में से x 7.5% पर इन्वेस्ट कर दिए और 2x 9% पर इन्वेस्ट कर दिए, तो बाकी जो बच गए वो 8% पर इन्वेस्ट किए होंगे। और तीनों जगह का इंटरेस्ट मिल मिलाकर जो है वो 845 आता है। यानी कि इक्वेशन आपकी बनेगी I इज इक्वल्स टू पी आर टी यूज़ करते हुए 7.5% इंटू एक्स इंटू 1, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। मैं सीक्वेंस में ही लिख दूँ। सबसे पहले पी होता है ना, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। ये 7.5% वाली जगह से आने वाला इंटरेस्ट। अच्छा, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, ये 9% से आने जगह से आने वाला इंटरेस्ट। पी इंटू आर इंटू टी, टी एक साल की बात हो रही है। और 8% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आएगा उसके लिए अगेन पी इंटू आर इंटू टी। और ये सारा इंटरेस्ट 845 होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये इक्वेशन बना दी है। इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना आप लोगों का काम है। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 3,000 आएगी। इसका मतलब 7.5% वाली जगह पर इसने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करे हुए होंगे। तो 9% वाली जगह पर 2x यानी कि 6,000 रुपये इन्वेस्ट करे हुए होंगे। और 8% वाली जगह पर 10,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000 यानी कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट करा हुआ होगा। समझ में आ गया? डन सर लिख दो। सॉल्व मैंने नहीं किया, वो आप लोग कर लेना, लेकिन मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। डन सर, यस सर, ओके सर लिख दो। तो अगले क्वेश्चन 38 पर चलते हैं। 38 को सॉल्व करो। 38 करो। अच्छा, ये हैंड आउट मैंने आप लोगों को भेजा भी है। इसमें फाइनेंशियल मैथ्स के बहुत सारे सवालात हैं। वो सारे सवालात विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को सॉल्व करने हैं। अभी तो मैं आज की क्लास में कुछ सवालात ही करवा रहा हूँ। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरे सवाल में इसने लिखा हुआ है कि अ पर्सन बोरोज टू इक्वल सम्स ऑफ मनी एट द सेम टाइम। एक बंदे ने दो अलग अलग जगह से सेम अमाउंट बोरो किया। ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह है। पहली जगह से एज्यूम कर लो एक्स रुपीज़ बोरो किए, तो दूसरी जगह से भी कितने बोरो किए होंगे? सेम अमाउंट, यानी कि एक्स ही बोरो किया होगा। ठीक है। एट 5% एंड 3.75% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। पहली जगह से जो पैसे बोरो किए वो 5% पर करे, दूसरी जगह से जो पैसे बोरो करे वो 3.75% पर करे। एंड फाइंड्स दैट इफ ही पेज दी फॉर्मर, फॉर्मर क्या होता है?
finds that if he pays the former मतलब जिसकी पहले बात हुई है, तो जिसकी पहले बात हुई है वो किसकी बात हुई है, इसकी पहले बात हुई है। एंड फाइंड्स यानी कि इसको ये पता चला कि ये जो फॉर्मर यानी कि जो पहले पैसा बोरो करा है, एंड फाइंड इफ ही रीपेज, इसको ये रीपे कर दे, इसको ये रीपे कर दे, रीपे करने का मतलब वापस कर दे, जिससे भी लोन लिया है उसको वापस कर दे, सम अ ईयर बिफोर द लेटर। मिसाल के तौर पर अगर ये पैसा 4 साल बाद वापस करे और ये 5 साल बाद वापस करे, तो फॉर्मर जो है, फॉर्मर यानी कि पहले वाले जिसका हिसाब किताब या जिसकी क्वेश्चन में पहले हमसे बात करी गई थी, वो दूसरे वाले या अगले वाले से 1 साल पहले पे किया जा रहा है। या मिसाल के तौर पर ये अगर 5 साल बाद पे कर रहा है तो ये 6 साल बाद पे करे। देखो उसकी वर्डिंग क्या है, एंड फाइंड्स दैट इफ ही रीपेज यानी कि वापस पे करना, द फॉर्मर यानी कि जिसकी पहले बात की है, सम अ ईयर बिफोर द लेटर, और उसको ये पता चला कि वो जो इसने पहले पैसे बोरो किए हैं, वो जो इसने बाद में पैसे बोरो किए हैं, उससे 1 साल पहले वापस से पे कर दे, 1 साल पहले वापस से पे कर दे। मिसाल के तौर पर अगर ये टी ईयर्स बाद पे कर रहा है तो ये टी -1 ईयर बाद रीपे कर दे। अगर ये वाले पैसे ये टी ईयर्स बाद रीपे कर रहा है तो ये वाले पैसे अगर ये टी -1 ईयर यानी कि 1 साल पहले वापस कर दे, द अमाउंट पेड इन ईच केस इज द सेम, दैट इज 736। तो जो अमाउंट पे किया जाएगा वो 736 होगा, वो सेम होगा। फाइंड द टोटल सम बोरोड, आप ये बताओ कि इस बंदे ने पैसे कितने बोरो करे होंगे। किसी ने सॉल्व किया? क्या आंसर है? देखो जब ये पैसे रीपे करेगा तो इंटरेस्ट भी करेगा और जो अमाउंट बोरो किया है वो भी रीपे करेगा, यानी कि एस इज इक्वल्स टू पी 1+r/t, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। पहले वाले यानी कि ये जो पहले वाले पैसे हैं जब ये वापस करेगा तो x इसने बोरो किया था, 1+r रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और एज्यूम किया हमने t जो है ना वो 1t-1 है, तो ये बनेगा कितना, ये होगा 736। अच्छा दूसरे वाले पैसे जो हैं उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, p और ब्रैकेट में वापस से 1+r इंटू टी, और ये भी कितना होगा, ये भी होगा 736। उसने बोला था दोनों बराबर होंगे और दोनों 736 होंगे, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये चीज़ भी 736 के बराबर है, ये चीज़ भी 736 की बराबर है, यानी कि x और ब्रैकेट में 1+5% t-1 इज इक्वल्स टू x 1+3.75% t। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट वाली साइड जो है वो बन जाएगी 1+0.05t -0.05, राइट वाली साइड होगी 1+0.0375t। अब t ढूंढो ज़रा, t कितना आएगा, 1 - 1 0 हो जाता है, फिर 0.05 -0.0375, टी आर होगा 4, टी जो है ना टी आर है 4, टी 4 आने का मतलब ये है कि पहले वाले दूसरे वाले पैसे इसने 4 साल बाद वापस किए होंगे, पहले वाले पैसे इसने 3 साल बाद वापस किए होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर T4 आ गया तो x भी ढूंढ सकते हैं, कैसे, x ब्रैकेट में 1+5% इंटू टी यानी कि 4 - 1 इज इक्वल्स टू 736। अब x ढूंढो, x 640 आ रहा है, यानी कि पहली जगह से इसने 640 रुपये बोरो किए थे, बोरो किए थे, और दूसरी जगह से भी इसने 640 रुपये ही बोरो किए होंगे क्योंकि सेम अमाउंट बोरो किया था। और इसने हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सम बोरो, टोटल कितना अमाउंट बोरो किया इसने,
सर इसने टोटल अमाउंट जो बोरो किया है वो है 640 इंटू 2, यानी कि इसने टोटल अमाउंट जो बोरो किया है वो है 1280। आई बात समझ में? इस सवाल को ज़रा दोबारा से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? कोई मसला है यहाँ तक? चलो अब इंशाल्लाह 6:30 बजे हमारी जो स्टैट्स की क्लास है, 6:30 से 7:30 हमारी स्टैट्स की क्लास है। तो 6:30 से 7:30 जो स्टैट्स की क्लास है उसमें मिलते हैं। 1 घंटे का थोड़ा सा तुम लोग ब्रेक लो, ठीक है? 1 घंटे का भी नहीं है ना, तकरीबन आधे पौने घंटे का, जो भी है। असर की नमाज़ वगैरह पढ़ो, मैं पीडीएफ वगैरह बिल्कुल सेंड करता हूँ। 6:30 बजे हमारी अगली क्लास है, उसमें हम लोग मिलते हैं, उसमें स्टैट्स हमें डिस्कस करना है, ठीक है? यहाँ तक जो भी पढ़ा इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी, काइंडली अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा अगली क्लास से पहले। अगली क्लास कोशिश मेरी होगी कि कल रात को मैं लगाऊँ, वरना फिर फ्राइडे को होगी, ठीक है? और मैंने आज ग्रुप पर बहुत सारा मटेरियल भेजा है और मज़ीद मटेरियल भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड करूँगा, जिसमें टॉपिकल रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। चलो भाई, बहुत शुक्रिया। चलो अब ब्रेक ले लेते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है? ब्रेक ले लेते हैं और 6:30 बजे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।